तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और नए वन शॉट में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, सारे PYQs, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स और कुछ न्यूमेरिकल्स, उतने ही न्यूमेरिकल्स जितने आप इतने कम टाइम में कवर कर पाओ, कम से कम टाइम में जितना आप मार्क्स गेन कर पाओ न्यूमेरिकल से, उनके ऊपर ही ध्यान देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल तेज़ी रखेंगे, मतलब थोड़ा फास्ट रखेंगे वीडियो को, ताकि सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ये PDF आपको वहीं पे मिलेगा, ये PDF आपको वहीं पे मिलने वाला है। याद रखना, न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे आपको PDF में। मैं करवाऊंगा बट न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस मिट जाते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है यार। और यूट्यूब पे सिर्फ एक ही चैनल है, सिंगल, अमन तिवारी नाम का, उसको सब्सक्राइब कर लेना अगर हेल्पफुल कंटेंट लगे तो। आओ स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट हेल्प्स मैनेजर इन प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड मेकिंग डिसीजन फॉर द बिजनेस। देखो, अकाउंटिंग के बारे में हमें क्लास 11 से ही पढ़ाया जा रहा है। अकाउंटिंग के कई सारे ब्रांचेस होते हैं, लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसी तरीके से एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जो कि मैनेजर्स की हेल्प करता है ताकि वो चीज़ें प्लान कर सके, अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सके और आगे के लिए डिसीजंस ले सके, चाहे वो लॉन्ग टर्म डिसीजन, चाहे वो शॉर्ट टर्म डिसीजन। It does not only record past transactions like financial accounting, but it analyzes data and provides useful information to management। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम जो पास्ट ट्रांजेक्शन्स थे, ठीक है, पास्ट ट्रांजेक्शन्स या कह सकते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे जो भी वैल्यू थी उसको रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसा नहीं है। ये एनालाइज करता है डेटा को और यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको? मैनेजमेंट को, मैनेजर्स को, ताकि वो आगे के लिए बढ़िया बढ़िया डिसीजंस ले सके, सो डैट दे कैन रन द बिजनेस स्मूथली एंड प्रॉफिटेबली। ठीक है, ताकि वो बिजनेस को स्मूथ तरीके से और प्रॉफिटेबल तरीके से चला सके। इन सिंपल वर्ड्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। इट हेल्प्स मैनेजर्स आंसर क्वेश्चंस भी, लाइक, मतलब ये मैनेजर्स की हेल्प करता है कि वो इन क्वेश्चंस की आंसर को फाइंड कर सके। ठीक है, जैसे हाउ मच शुड वी प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस हमें करना है, वेयर आर कॉस्ट इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो कहाँ रहा है कॉस्ट, एक्चुअली में हमारा कॉस्ट इंक्रीज हो कहाँ रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में, इज द बिजनेस मेकिंग प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, विच प्रोडक्ट इज मोर प्रॉफिटेबल, कौन सा प्रोडक्ट मोर प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली मैनेजर्स की हेल्प करता है इन सारे सवालों का जवाब जानने में और स्मूथली और प्रॉफिटेबली मतलब बिजनेस को रन करने में। ठीक है, नाउ सपोज देयर इज अ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, द मैनेजर वांट्स टू नो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोबाइल। देखो, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि मान लो एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, तो वहाँ का जो मैनेजर होगा वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज़ करके मतलब क्या पता करना चाहेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोबाइल, कि एक मोबाइल को बनाने का कॉस्ट कितना आ रहा है। वो बना रहे हैं 100 मोबाइल, 100 यूनिट बना रहे हैं मोबाइल की, बट एक को बनाने का कॉस्ट कितना आ रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है तो कैसे हो रहा है, वो डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, इस पे काम करेगा मैनेजर। विच मॉडल गिव्स मोर प्रॉफिट, कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, जैसे iPhone 17 दे रहा है, iPhone 16 दे रहा है, iPhone 15 दे रहा है, कौन सा मॉडल ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। हाउ टू रिड्यूस एक्सपेंसेस, अब कंपनी के साथ कई सारे एक्सपेंसेस होंगे, कई सारे ऐसे फालतू के कॉस्ट भी होंगे, उनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कलेक्ट्स कॉस्ट डेटा, prepares reports, compare profits, helps the manager take better decisions। देखो, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो कॉस्ट डेटा को कलेक्ट करता है। कॉस्ट डेटा का मतलब कि पर यूनिट कॉस्ट कितना लग रहा है, या फिर हम टोटल कॉस्ट बात करें तो वो कितना लग रहा है, तो सारे कॉस्ट डेटा को कलेक्ट करता है, रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। ठीक है, और सारे प्रॉफिट्स को कंपेयर करता है, मीन्स कौन से मॉडल ने या कौन सी चीज़, कौन से गुड्स, किस टाइप के गुड्स हमें ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये इन्हीं सब चीज़ों में मैनेजर्स की हेल्प करता है ताकि वो बेटर डिसीजंस ले सके। जैसे यहाँ पे देखो, स्टॉपिंग अ लॉस मेकिंग मॉडल। ठीक है, अगर हम मोबाइल कंपनी की बात करते हैं तो मान लेते हैं iPhone 16 है, ये मार्केट में अब चल ही नहीं रहा है। ठीक है, मार्केट में चल ही नहीं रहा है, इससे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। और एक iPhone 17 है, ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही ये बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि जो मॉडल हमें सबसे कम प्रॉफिट दे रहा है या फिर लॉस दे रहा है, उसको बंद करना, उसके प्रोडक्शन को, और इंक्रीज़ करना प्रोडक्शन किसका, जो हमें प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, नेचर कैसा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? द नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सप्लेन्स इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, हेल्पफुल एंड डिसीजन मेकिंग। देखो यार, आपने कभी भी पढ़ा होगा, बिजनेस स्टडीज़ हो या अकाउंटिंग हो, पहली लाइन यही होती है कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कोई भी चीज़। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स मैनेजर टेक करेक्ट बिजनेस डिसीजंस सच एज प्राइसिंग, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है,
फ्यूचर ओरिएंटेड, इट फोकसेस मोर ऑन द फ्यूचर रेदर देन द पास्ट। बजट्स, फोरकास्ट, प्लानिंग आर प्रिपेयर्ड फॉर अपकमिंग पीरियड्स। ठीक है, देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर ओरिएंटेड इसलिए है क्योंकि ये पास्ट से ज़्यादा फ्यूचर की मतलब फ्यूचर के बारे में सोचता है, फ्यूचर पे फोकस करता है। जैसे जो बजट बनाते हैं वो किस चीज़ को लेकर बनाते हैं, आपके घर में जब बजट बनाया जाता है तो फ्यूचर को लेकर बनाया जाता है कि इस महीने का बजट मतलब पहली तारीख को जो बजट बनाएंगे वो किस चीज़ क्यों बनाएंगे कि पूरे महीने हम क्या करने वाले हैं, तो फ्यूचर के लिए बनाए। फोरकास्ट करते हैं इसमें, ठीक है, प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग तो फ्यूचर के लिए होता ही है, मतलब आगे के लिए होता ही है, फॉरवर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। नो फिक्स्ड रूल्स, देयर आर नो स्ट्रिक्ट रूल्स लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मेथड्स कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द मैनेजमेंट। अब आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट में बिजनेस स्टडीज़ में आपने पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट जो होता है वो पूरी तरीके से डायनेमिक होता है, उसका जो नेचर होता है वो डायनेमिक होता है, मीन्स इसमें चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात एक और चीज़ पढ़ा होगा आपने, पर्सनलाइज्ड होता है, मतलब कि अलग अलग तरीके से आपकी कंपनी में कुछ और सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, आपकी दूसरे की कंपनी में मैनेजमेंट की कुछ और सिचुएशन हो सकती है। तो इसीलिए इसमें कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह। ठीक है, मेथड जो है वो चेंज होते रहते हैं, किसके अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट के नीड्स के अकॉर्डिंग। यूज़ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या था, ओनली फाइनेंशियल डेटा ही यूज़ करते थे हम, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल डेटा को हटा देते थे। यहाँ पर हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों डेटा को यूज़ करेंगे। इट यूजेस बोथ मॉनेटरी डेटा, ठीक है, जैसे कॉस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, एंड नॉन मॉनेटरी डेटा। नॉन मॉनेटरी डेटा का मतलब जिसमें पैसा इंक्लूड नहीं है, जैसे यूनिट्स कितने प्रोड्यूस्ड हुए, ठीक है, लेबर आवर्स कितने घंटे हमारे लेबर काम कर रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ जो कि फाइनेंशियली हो या नॉन फाइनेंशियली हो, सारी चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं डिसीजन लेने के लिए। इंटरनल यूज ओनली, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड ओनली फॉर इंटरनल मैनेजमेंट, नॉट फॉर आउटसाइडर्स लाइक शेयर होल्डर्स और गवर्नमेंट। देखो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है ना, उसके जो अकाउंट बनते हैं वो आउटसाइडर्स के लिए भी होते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट को भी दिखा सकते हैं आप, वो शेयर होल्डर्स को भी आपको दिखाना पड़ता है, बैंक में लोन लेने जाते हैं उनको भी दिखाना पड़ता है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ इनसाइडर्स के लिए, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, इंटरनल मैनेजर्स के लिए, जो कंपनी को चलाने वाले हैं। ठीक है, स्कोप क्या है, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस किस जगह पे काम आता है। द स्कोप मीन्स एरिया कवर्ड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कौन कौन से एरिया में मैनेजमेंट अकाउंटिंग बैठा हुआ है। ठीक है, इट इज़ एक्सटेंसिव एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, इट स्टडीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो बेसिकली सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ये स्टडी करता है ताकि वो समझ सके कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है कंपनी में, लिक्विडिटी कितनी है, लिक्विडिटी का मतलब कैश फ्लो कितना हो रहा है, मतलब एक्चुअली में कैश कितना है कंपनी के पास, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है पिछले साल से और इस साल को कंपेयर करना। ठीक है, बिजनेस की। कॉस्ट अकाउंटिंग में इट कैलकुलेट्स एंड कंट्रोल्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ ओवरहेड। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा ये चार चीज़ें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल में कितना कॉस्ट लग रहा है, लेबर का कितना खर्चा लग रहा है और ओवरहेड्स कितने लग रहे हैं। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, बजट्स आर प्रिपेयर टू प्लान इनकम एंड एक्सपेंसेस। जो बजट बनाए जाते हैं, ठीक है, जो बजट बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, वो प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि हम अपने इनकम को और एक्सपेंसेस को प्लान कर सकें कि हमें इनकम कहाँ से आएगी, कितनी इनकम आएगी, कितना बचाना है, कितना उड़ाना है, ठीक है, कहाँ हमें खर्च करना है, कौन कौन से फालतू खर्च को यहाँ पर डिडक्ट कर देना है। सारी चीज़ों को प्लान करने के लिए हम बजट बनाते हैं। ठीक है, और फोरकास्ट क्या होता है, फोरकास्ट बेसिकली मेड फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस, कि हम आगे चल के, ठीक है, ये हमने प्रिपेयर किया अपने आप को कि किस तरीके से हम आगे करने वाले हैं, पर फोरकास्ट क्या है कि फ्यूचर परफॉर्मेंस हमारी कैसे होने वाली है। ठीक है, उसके बेसिस पर हम कुछ डिसीजन लेते हैं, वो फोरकास्ट है। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम आती है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, इट हेल्प्स इन डिसीजन लाइक फिक्सिंग सेलिंग प्राइस, सिलेक्टिंग प्रोडक्ट्स लाइक फिक्सिंग सेलिंग प्राइस और सिलेक्टिंग प्रोडक्ट्स एंड डिसाइडिंग प्रोडक्शन लेवल। देखो मैंने मार्जिनल, स्टैंडर्ड और एक और होती है एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो एनालिसिस, इट हेल्प्स मैनेजमेंट अंडरस्टैंड हाउ फंड्स आर कमिंग इन एंड गोइंग आउट फॉर द बिजनेस। ठीक है, कैश का फ्लो कैसे हो रहा है उसको एनालाइज करता है बेसिकली, मतलब कि कैश कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है, कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, इन सब चीज़ों को एनालाइज करता है। डिसीजन मेकिंग टूल्स लाइक ब्रेक इवन एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस आर यूज टू सपोर्ट डिसीजन। तो ये कुछ टूल्स हैं जो कि हमें डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है और पीवी रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ यहाँ पर बेसिक चीज़ थी जो आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अब हम बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है,
तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमसे डिफरेंस पूछ सकता है। इट इज़ मेनली यूज्ड बाय मैनेजर्स टू मेक डिसीजंस, प्लान्स द फ्यूचर एंड कंट्रोल बिजनेस एक्टिविटीज। इज फोकस ऑन इंटरनल यूजेस लाइक मैनेजर्स, ओनर्स, डिपार्टमेंट नीड्स। द इन्फॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द मैनेजमेंट। देखो यहाँ पर मैनेजमेंट का काम क्या होता है? मैनेजमेंट का काम होता है बेसिकली इंटरनली चीज़ों को इंश्योर करना कि वो सही चल रही है या नहीं, इंटरनली चीज़ों को कंट्रोल करना। ठीक है, तो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो मेनली यूज्ड किसके द्वारा होता है? मैनेजर्स के द्वारा होता है। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादातर इंटरनल यूजर्स पे फोकस किया जाता है, जैसे मैनेजर्स पे फोकस किया जाएगा, ऑनर्स पे फोकस किया जाएगा, डिपार्टमेंटल हेड्स पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, आउटसाइडर के लिए नहीं होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ठीक है, सो देयर आर नो फिक्स्ड रूल्स और फॉर्मेट्स। इट कैन इंक्लूड बजट्स, फोरकास्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस और परफॉर्मेंस रिपोर्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आल्सो लुक एट फ्यूचर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई रूल या फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें मैनेजमेंट के नीड्स के अकॉर्डिंग मेथड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम बजट पढ़ते हैं, इसके अंदर हम फोरकास्ट पढ़ते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना सीखते हैं। ठीक है, ऑल्सो लुक एट फ्यूचर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली फ्यूचर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन भी हमें देता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? ऑन द अदर हैंड इट इज़ यूज्ड टू शो द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस टू एक्सटर्नल यूजर्स सच एज शेयर होल्डर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स। देखो, सीधी सीधी बात आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कंपनी के अंदर की चीज़ों को बताने वाला, अंदर की चीज़ों को किस चीज़ से कैलकुलेट करते हैं हम और कंट्रोल करते हैं, वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ये बेसिकली मैनेजर्स के लिए होता है, इनसाइडर्स के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, इसको हम प्रिपेयर करते हैं कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए कि एक्चुअली में कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है फाइनेंशियली अभी। ठीक है, कि 2023 में उसकी क्या स्थिति है फाइनेंशियली, वो हमें बताता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, जैसे शेयर होल्डर्स हो गया, बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गया, इन्वेस्टर्स हो गए, पब्लिक हो गए, कंज्यूमर हो गया, तो इन सब के लिए होता है। इट फॉलोज फिक्स्ड अकाउंटिंग रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लॉ। हम पढ़ चुके हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली डील्स विद द पास्ट डेटा एंड प्रिपेयर्स स्टेटमेंट्स लाइक इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। आपने बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीज़ें देखी होंगी, ये सारी चीज़ें बनाई भी होंगी। तो बेसिकली ये डील करता है किसके साथ? पास्ट डेटा के साथ करता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग साथ साथ मतलब पास्ट डेटा भी करता है और आगे की चीज़ों को भी ध्यान में रखता है। फ्यूचर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन, देखो यहाँ पे वो लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ कंपनी prepares its balance sheet and profit and loss at the end of the year for shareholders. This is financial accounting. ठीक है, अगर एक कंपनी साल के एंड में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कर रही है, किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर्स एक्सटर्नल्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर होते हैं, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया। The same company prepares a monthly sales forecast and profit plan to decide next month's production. This is management accounting. ठीक है, तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि कंपनी अपने अंदर क्या कर रही है, इंटरनली क्या कर रही है, कैसा रिपोर्ट दे रही है, कैसा प्लान बना रही है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ठीक है, बाहर वालों के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। देखो, अगर आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता है, अगर आपको ये पता है कि ये होते क्या है, टर्म्स क्या है, क्या क्या पता है, एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, तो आप किसी भी क्वेश्चन में, लैंग्वेज अगर हार्ड आता है क्वेश्चन का, किसी भी क्वेश्चन में इन दोनों को देखो तो आप उस चीज़ को डिफाइन करके चलाना, खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंट इज़ ब्रॉडर इन नेचर। अब ये ब्रॉडर होता है, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग और बाकी लोगों से ब्रॉडर होता है। क्यों? क्योंकि इट यूजेज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तीनों से ही ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करता है। और एक और बात देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या बताया था मैंने कि जो डेटा होता है वो फाइनेंशियल डेटा का यूज़ करता है। ठीक है, फाइनेंशियल डेटा का यूज़ करता है, उसके बाहर ये डेटा यूज़ नहीं करता है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल दोनों डेटा का यूज़ होता है, तो जाहिर सी बात है ब्रॉडर होगा। टू हेल्प मैनेजमेंट इन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, प्लानिंग में हेल्प करता है, डिसीजन कैसे लेना है उसमें हेल्प करता है, और कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। इट फोकसेज ऑन बोथ कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड ऑल्सो कंसिडर फ्यूचर स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो कॉस्ट पे भी फोकस करता है, प्रॉफिट पे भी फोकस करता है, और साथ साथ फ्यूचर में क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है हमारी, उस पर भी फोकस करता है। बट कॉस्ट अकाउंट क्या होता है? इट मेनली फोकसेस ऑन फाइंडिंग, कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के बारे में सोचना। ठीक है, कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट के और सर्विसेज के कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं।
इट कैलकुलेट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट कितना लग रहा है, हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल, किस तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं कॉस्ट का। कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज मेनली रिलेटेड टू कॉस्ट डाटा, ठीक है, कॉस्ट डाटा से मेनली ये रिलेटेड होता है, नॉट ओवरऑल बिजनेस डिसीजन, ठीक है। तो इसमें जितने भी डिसीजंस होते हैं, जितने भी यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड होते हैं। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, यहाँ पर आप प्लानिंग करते हो, आगे के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हो, आगे के लिए डिसीजन मेकिंग आगे के लिए करते हो, कंट्रोल करते हो चीज़ों को। तो हर चीज़ यहाँ पर फ्यूचर ओरिएंटेड और प्रेजेंट ओरिएंटेड दोनों होती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन शर्ट, ठीक है, मटेरियल हो गया, लेबर कितना लगा, लेबर का कॉस्ट कितना लगा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने थे, इस कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर एक शर्ट बनाने की कॉस्ट को पता किया है, ठीक है, कि मटेरियल कितने का लगा, हमने वेजेस कितने दिए लेबर को, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने लगे हमारे, ठीक है। यूजिंग दिस कॉस्ट इन्फॉर्मेशन टू डिसाइड सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट मार्जिन और वेदर टू कंटिन्यू और स्टॉप प्रोडक्शन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो हमने ये समझा कि भाई देखो, एक शर्ट को बनाने में कितना रुपए लग रहा है, वो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है, ठीक है। बट इस कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके, ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके अब उस शर्ट की प्राइस कितनी रखनी है मार्केट में, ठीक है, उस शर्ट की प्राइस कितनी रखनी है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होने वाला है, ये जो डिसाइड करते हैं हम, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है, ठीक है। आया समझ, ये चीज़ें पढ़ लेना, सिंपल वर्ड्स में लिखा पड़ा है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग इन विच only variable cost are charged to the product. Variable cost are those cost that change with the level of production. वेरिएबल का मतलब, सबसे पहले वेरिएबल जो वर्ड है उसका मतलब होता है चेंज, ठीक है, मतलब कोई सी भी चीज़ अगर वेरिएबल है इट मीन्स कि वो चेंज होती रहती है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वो कॉस्ट होते हैं जो कि लेवल और प्रोडक्शन के साथ चेंज होते रहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, कि अगर मान लो जो एक 100 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है, 100 यूनिट कुछ बना रहे हैं, ठीक है, 100 यूनिट बनाने में मेरे पास 100 रुपये का रॉ मटेरियल लग रहा है, ठीक है, 100 यूनिट बनाने में 100 रुपये का रॉ मटेरियल लग रहा है, ठीक है। कल को मैं गया और अब मैं 1000 यूनिट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, 1000 यूनिट बनाना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि 100 रुपये के यूनिट पे, मतलब 100 यूनिट पे 100 रुपये का रॉ मटेरियल, तो 1000 रुपये के यूनिट पे भी तो हमें रॉ मटेरियल इंक्रीज़ करना होगा, इतने रॉ मटेरियल में तो बनेगा नहीं, इसके लिए हमें 1000 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदना होगा। तो किस पे डिपेंड था ये, लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे, ठीक है। लाइक रॉ मटेरियल हो गए, डायरेक्ट लेबर हो गए, वेरिएबल फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। फिर एक आता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन से अलग होता है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन से अलग होता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ कि मान लेते हैं फैक्ट्री रेंट, ठीक है, फैक्ट्री रेंट। अब इसमें आप चाहे 1000 यूनिट बनाओ, चाहे आप इसमें 100 यूनिट बनाओगे, ठीक है, चाहे आप इसमें 10 बनाओ, चाहे 0 यूनिट बनाओ, आपका फैक्ट्री रेंट जो है वो 2000 ही जाने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, ठीक है। तो समझ में आया, वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इंस्टेड फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज अ पीरियड कॉस्ट एंड आर फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड। देखो अब मार्जिनल कॉस्टिंग समझते हैं क्या होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली ये कहता है कि एक ऐसा मेथड है कॉस्टिंग का, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट के कॉस्ट से माइनस करते हैं, मतलब वेरिएबल कॉस्ट को ही प्रोडक्ट के कॉस्ट पे चार्ज किया जाता है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट को चार्ज नहीं किया जाता, इंक्लूड नहीं किया जाता अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। इन मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन का मतलब है सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो कंट्रीब्यूशन निकल जाता है, ठीक है। दिस कंट्रीब्यूशन इज यूज टू फर्स्ट कवर फिक्स्ड कॉस्ट, देन द रिमेनिंग अमाउंट बिकम्स प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन आता है निकल कर हमारा, ये जो कंट्रीब्यूशन का जो भी अमाउंट आएगा, तो सबसे पहले हम इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को एडजस्ट कर लेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी बचेगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग सच एज प्राइसिंग डिसीजन, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड प्रॉफिट प्लानिंग। तो ये जो मेथड होता है ये काफ़ी डिसीजंस में हेल्प करता है, जैसे प्राइस कितनी रखनी चाहिए, ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस में मदद करता है और प्रॉफिट प्लानिंग में मदद करता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ जाते हैं अभी, अगर समझ में आपको कुछ भी नहीं आया तो, ठीक है। सपोज अ कंपनी प्रोड्यूसेस 1000 यूनिट्स, ठीक है, अगर एक कंपनी है वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, समझ में आ गया। सेलिंग प्राइस पर यूनिट का है वो 50 रुपये है, मतलब एक यूनिट 50 रुपये का है,
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का 30 रुपये है, ठीक है। मतलब ये ऐसा कॉस्ट है जो चेंज होता रहता है, ये लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 10,000 रुपये है, ये भी समझ में आ गया। अब देखो सेल्स कितना होगा, सेल्स निकालते कैसे ये भी समझ जाना, ठीक है। क्वांटिटी इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्वांटिटी इंटू पर यूनिट जो प्राइस दिया होगा उसको जब आप इंटू करोगे तो 50,000 आ गया, वो हमारा सेल्स आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर आए तो आप कर देना, कभी भी आए तो। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे, जाहिर सी बात है जितना हमारे पास क्वांटिटी दिया होगा और जितना हमारा पर यूनिट प्राइस दिया होगा 30 रुपये, उसको इंटू करके हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। कंट्रीब्यूशन हमारे पास दिया हुआ है 20,000 रुपये, समझ में आया। 20,000 रुपये कैसे आया, कंट्रीब्यूशन अभी बताया था मैंने, फॉर्मूला इज इक्वल टू सेल्स माइनस वीसी यानी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना है, सॉरी सेल्स 50,000 है और वीसी हमारा 30,000 है, तो 50 में से 30 गया, बचा 20,000, तो कंट्रीब्यूशन हमारा बचा 20,000। अब मैंने बोला था कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर लोगे, फिक्स्ड कॉस्ट को मतलब छुपा लोगे, मतलब कह सकते हैं एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन में हमने एडजस्ट कर लिया या फिर कवर कर लिया, तो 20,000 माइनस 10,000, 10,000 आंसर आ गया, ठीक है। आया समझ। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है। इट इज़ अ मेथड इन विच बोथ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्ट में क्या था, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही हम ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट को भी इंक्लूड करेंगे अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में। दिस मीन्स each unit of production absorbs a part of fixed manufacturing overheads along with variable cost. This is why it is called absorption costing. तो हमसे कह रहा है कि प्रोडक्शन का each यूनिट, ठीक है, प्रोडक्शन का हर यूनिट एब्जॉर्ब करता है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट को, एक फिक्स्ड कॉस्ट का एक पार्ट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट है 10,000 रुपये, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारा 10,000 रुपये और हमने बनाई है टोटल 1000 यूनिट्स, ठीक है। हमने बनाई है टोटल 1000 यूनिट्स। तो ऐसा माना जाएगा कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसका पर यूनिट, मतलब पर यूनिट पे फिक्स्ड कॉस्ट जो लगा हुआ है वो कितना लगा है, 10,000 अपॉन 1000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 रुपये, यानी हर यूनिट पे फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 10 रुपये है, समझ में आया। मतलब इसका हर यूनिट, ठीक है, इस प्रोडक्शन का हर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट के एक पार्ट को एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए इसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कहा जाता है। अंडर दिस मेथड फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। वहाँ पर कैसे ट्रीट किया जाता था, पीरियड कॉस्ट की तरह ट्रीट किया जाता था फिक्स्ड कॉस्ट को। प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग change due to the change in stock levels because some fixed cost may be carried forward in closing stock, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो चेंज होता है, वो अगर उस पर इफेक्ट देखने को मिलता है तो वो देखने को मिलेगा कि अगर स्टॉक लेवल में चेंजिंग है, स्टॉक लेवल का मतलब ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। दिस मेथड इज कंपल्सरी फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इज वाइडली यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये कंपलसरी होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए और काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ सिस्टम इन विच प्री डिटरमाइंड यानी एक्सपेक्टेड कॉस्ट कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट आर फिक्स्ड इन एडवांस फॉर मटेरियल। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि अपना एक पहले स्टैंडर्ड सेट कर लेना, मतलब अपना एक पहला टारगेट सेट कर लेना, ठीक है, या प्री डिटरमाइन कर लेना कि आगे चल के हमें कितना कॉस्ट पड़ने वाला है, उसे क्या हम कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, पहले से ही प्री डिटरमाइन करते हैं कि हमारा कॉस्ट कितना लगने वाला है, ठीक है। एंड फिर एक्चुअल कॉस्ट जब आता है, एक्चुअल कॉस्ट आर लेटर कंपेयर्ड विद दीज स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द डिफरेंस इज कॉल्ड वेरिएंस। देखो यहाँ पे समझते हैं, कहीं खाली जगह मिलेगी तो वहाँ हम समझते हैं। हाँ यहाँ पे देखो, मान लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर मैंने स्टैंडर्ड जो सेट किया वो ये सेट किया कि 1000 यूनिट में बनाऊंगा तो मेरा खर्चा आएगा 100 रुपये, ठीक है। ये मेरा स्टैंडर्ड है, ठीक है, अभी मेरे एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं है, ये मेरा स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये मेरा खर्चा आएगा, कॉस्ट आएगा जो वो 100 रुपये आएगा। लेकिन एक्चुअली में जो कॉस्ट आया 1000 रुपये मतलब 1000 यूनिट बनाने में एक्चुअल में जो कॉस्ट आया वो आया 120 रुपये, ठीक है, वो आया 120 रुपये। तो बेसिकली हुआ क्या, अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो 120 रुपये एक्चुअल आया है, ठीक है, लेकिन मैंने कितना माना था,
100 रुपये माना था यार, ठीक है, तो मेरे को 20 रुपये ज़्यादा लग गए, मेरा जो कॉस्ट है वो 20 रुपये ज़्यादा लग गया, तो ये एडवर्स होगा, ठीक है। और अगर मान लो ये 20 रुपये कम लगता, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर होता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 80 होता, ठीक है, मतलब एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ 80 लगा है, ये प्लस का आता, ठीक है, 100 में से 80 गया, 20 आएगा, तो ये फेवरेबल होता। तो समझ में आया, मतलब अगर एक्चुअल हमारे ज़्यादा लग गया तो एडवर्स कंडीशन, एक्चुअल कम लगा है स्टैंडर्ड से, मतलब जितना हमने सोचा था उससे कम लग गया, तो जाहिर सी बात है मैं खुश होऊंगा ना, तो वो फेवरेबल है। इतना सोचो, इतना अपने दिमाग में रखो कि स्टैंडर्ड का मतलब जितना मैंने सोच रखा है अपने दिमाग में, और अगर एक्चुअल ज़्यादा आता है तो यार मैं दुखी हो जाऊंगा, इसका मतलब एडवर्स केस है। ये यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल आप रीड कर सकते हो, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज कॉस्ट कंट्रोल, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, ठीक है। इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू नो वेदर कॉस्ट आर मोर और देन लेस एक्सपेक्टेड, मतलब कहने का मतलब ये हमारी हेल्प करता है, ये मैनेजमेंट की हेल्प करता है ये देखने में कि जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा कॉस्ट लग गया है या उससे कम कॉस्ट लगा है, एंड टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर इनएफिशिएंसी, ठीक है। और अगर मान लो ज़्यादा कॉस्ट लग गया होगा तो इसमें हमें रीज़न देखेगा, मतलब रीज़न ढूंढने की कोशिश करेगा कि रीज़न क्या था भाई, इसका कॉस्ट लगा तो लगा क्यों ज़्यादा। दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल इन लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे देखो तीनों का डिफरेंस लिखा हुआ है मैंने, मीनिंग देख लेते हैं। ऑनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्ट, ठीक है। बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर चार्ज, कॉस्ट आर प्री फिक्स्ड एज स्टैंडर्ड, ठीक है, मतलब इसमें पहले से ही कॉस्ट को स्टैंडर्ड, मतलब पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है स्टैंडर्ड बना के, और फिर एक्चुअल वाले से कंपेयर करके जो भी डिफरेंस आता है, ठीक है। एक और चीज़, डिफरेंस जितना आएगा उसे वेरियांस बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंस जितना आएगा उसे वेरियांस बोलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट, ठीक है, इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट कॉस्ट कंपेयर्ड विथ एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आप पढ़ लेना, यहाँ पे मैंने टेबल दे दिया आपको, ये शॉर्ट रिवीजन के लिए, मतलब शॉर्ट समय के लिए। व्हाट आर द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट, एक्सप्लेन विथ suitable example. Performance management means checking how well a business, employee or work organization is working or and achieving its goal. तो बेसिकली नाम से ही आपको पता चल रहा है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, किसी का परफॉर्मेंस मेजर करना कि बिजनेस, एम्प्लॉयज़ या ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम कर रहा है और अपने गोल्स को किस तरीके से अचीव कर रहा है, वो चेक करना, वो देखना ही परफॉर्मेंस मेजरमेंट होता है, राइट। इट हेल्प्स मैनेजमेंट नो वेदर वर्क इज बीइंग डन एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, ठीक है। मैनेजमेंट की हेल्प करता है देखने में कि एक्चुअली में जो काम हो रहा है वो ठीक से हो रहा है भी है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी चेक इट्स प्रॉफिट, सेल्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय वर्क टू जज परफॉर्मेंस, ठीक है। देखते हैं फाइनेंशियल मेथड्स कौन कौन से होते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट के, ठीक है। मतलब हम फाइनेंशियली मनी के टर्म्स में कैसे देख सकते हैं अपना परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स कि हमारा अच्छा परफॉर्मेंस है, मोर प्रॉफिट मीन्स बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिटर्न कितना मिल रहा है हमें इन्वेस्टमेंट पे, कितना खर्च किया था, कितना इन्वेस्ट किया था, हमें रिटर्न कितना मिला, वो अगर ज़्यादा मिल रहा है तो भाई अच्छा परफॉर्मेंस है। सेल्स ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, अच्छा परफॉर्मेंस है। कॉस्ट कंट्रोल हमारा कम है, लोअर कॉस्ट में बेटर एफिशिएंसी, ठीक है। अगर हमने कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, और टोटल कॉस्ट हमने कम रखा हुआ है, हमारा कॉस्ट कम लग रहा है, रिड्यूस हो चुका है, तो जाहिर सी बात है हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। नॉन फाइनेंशियल मेथड्स कौन कौन से होते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, हैप्पी कस्टमर है मीन्स हमारा परफॉर्मेंस जो है बढ़िया है, ठीक है। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, चेक एम्प्लॉय एफिशिएंसी एंड मोटिवेशन, ठीक है, अगर हमारा एम्प्लॉय मोटिवेटेड है, वो एफिशिएंटली काम कर रहा है, इट मीन्स हमारा परफॉर्मेंस बढ़िया है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, बेटर क्वालिटी शोज बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है, हमारा क्वालिटी अच्छा है सर्विस और प्रोडक्ट का, इट मीन्स भाई बढ़िया है परफॉर्मेंस। इनोवेशन, एबिलिटी टू लर्न एंड इम्प्रूव, ठीक है, अगर इनोवेशन है, मतलब अगर आप इनोवेटिव हो और अपने प्रोडक्ट में नए नए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ला रहे हो, इट मीन्स परफॉर्मेंस अच्छा है भाई, ठीक है। तो ये हमारे दो तरीके के मेथड्स थे। नाउ अब आ जाते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग पे और प्रोग्राम बजटिंग पे। It is a budgeting system where money is linked to
परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, ऐसा बजटिंग सिस्टम है ये जिसमें जो पैसा होता है वो परफॉर्मेंस से लिंक्ड होता है और रिजल्ट से लिंक्ड होता है। मतलब यहाँ पर जब आप पैसा लगाते हो या यहाँ पर जब आप पैसा खर्च करते हो तो आपको वहाँ पर परफॉर्मेंस देखना होता है। ठीक है, कि परफॉर्मेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, परफॉर्मेंस देखना चाहते हो वहाँ पे आप, और या तो रिजल्ट देखना चाहते हो कैसे भी करके। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस बस्टिंग होता है। इट फोकसेज ऑन व्हाट वर्क इज डन, हाउ वेल इट इज़ डन एंड व्हाट आउटकम इज़ अचीव्ड। ठीक है, तो ये फोकस करता है कि भाई कौन क्या क्या काम हो चुका है, किस ढंग से हुआ है, मतलब अच्छे से हुआ भी है कि नहीं। ठीक है, और क्या आउटकम उससे अचीव हुआ है, उस पर फोकस करता है। यूजिंग द मनी गिवन। ठीक है, मतलब जो भाई मैंने पैसे दिए थे, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मैं कहीं पे पैसे लगा रहा हूँ। ठीक है, मैंने नए नए 4 लड़कों को पैसे दिए कि भाई जाओ और बिजनेस करो। ठीक है, तो मैं अपना पैसे देके क्या साबित करना है, मतलब मुझे क्या चाहिए वहाँ से चाहिए मुझे परफॉर्मेंस, वहाँ से चाहिए मुझे रिजल्ट। ठीक है, तो मैं ये ज़रूर देखूंगा कि कितना काम हुआ है, कितने अच्छे से हुआ है, और क्या आउटकम निकल कर आया उस काम से जो मैंने पैसे दिए थे। इन सिंपल वर्ड्स, द गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन आस्क वी स्पेंट दिस मच मनी, व्हाट डिड वी अचीव। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट होती है, कोई भी होता है, कि हमने भाई इतना पैसा खर्च किया है तो कैसे, मतलब कितना हमने अचीव कर रखा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं तो सपोज द गवर्नमेंट गिव 10 करोड़ टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल अंडर परफॉर्मेंस बस्टिंग, द फोकस विल बी ऑन रिजल्ट। मतलब अगर गवर्नमेंट जो है वो 10 करोड़ रुपए देती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, ठीक है, तो परफॉर्मेंस बस्टिंग के अकॉर्डिंग जो फोकस है वो कहाँ रहना चाहिए, हाउ मैनी पेशेंट्स वर ट्रीटेड, कितने पेशेंट ट्रीट किए आपने, हाउ मैनी सर्जरीज वर सक्सेसफुली डन, हाउ मच इम्प्रूवमेंट हैपेंड इन हेल्थ सर्विसेज। तो इन सब चीज़ों पे फोकस रहे, मतलब परफॉर्मेंस देखना चाहता है जो भी यहाँ पर बजट पैसा लगाता है। ठीक है, अब प्रोग्राम की बात करते हैं। यहाँ पर बेसिकली परफॉर्मेंस और रिजल्ट की बात ना करके प्रोग्राम की बात करते हैं, स्कीम्स की बात करते हैं, सोशल नज़रों से बात करते हैं, मतलब सोशल वर्क के नज़रों से। ठीक है, प्रोग्राम बस्टिंग इज अ बस्टिंग सिस्टम वेयर मनी इज एलोकेटेड टू डिफरेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इट फोकसेज ऑन व्हाट प्रोग्राम इज बीइंग रन, नॉट मेनली ऑन परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोग्राम के ऊपर फोकस करता है कि परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा नहीं है, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है। ठीक है, किसके ऊपर फोकस करता है कि क्या प्रोग्राम चल रहा है, किस चीज़ में आपने पैसा लगाया है। ठीक है, तो बेसिकली प्रोग्राम के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें, मिड डे मील प्रोग्राम जो गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट स्टार्ट करती है स्कूल के अंदर। ठीक है, तो वहाँ जितने भी पैसे देती है गवर्नमेंट, वहाँ परफॉर्मेंस देखने नहीं जाती है। ठीक है, वहाँ परफॉर्मेंस देखने नहीं जाती कि परफॉर्मेंस कैसे, रिजल्ट देखने नहीं आ जाती है। वो गवर्नमेंट क्या जानना चाहती है, मनी इज एलोकेटेड सेपरेटली फॉर फूड, कुकिंग, ट्रांसपोर्ट एंड स्टाफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कहीं पे भी परफॉर्मेंस की बात की गई है नहीं, यहाँ पर सिर्फ बात की गई कि सेपरेटली फूड के लिए पैसा दिया गया कि नहीं, कुकिंग के लिए दिया गया कि नहीं, ट्रांसपोर्ट के लिए, स्टाफ के लिए दिया गया कि नहीं। द एम इज टू इम्प्रूव चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड स्कूल अटेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो एम होता है वो क्या होता है, चाइल्ड न्यूट्रिशन को बढ़ाना और स्कूल अटेंडेंस को। ठीक है, तो 2 चीज़ आपको समझ में आ चुकी होंगी, यहाँ पर डिफरेंस मैंने लिखा हुआ है, ये थोड़ा अच्छे से समझना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई बजटरी कंट्रोल सिस्टम, व्हाट आर वेरियस स्टेप्स इंक्लूडिंग इंस्टॉलिंग अ बजटरी कंट्रोल सिस्टम इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, डिस्कस इट्स लिमिटेशन एंड एडवांटेजेस। ठीक है, तो हम बजटरी कंट्रोल सिस्टम देख लेते हैं एक बार क्या होता है। इट इज़ अ मैनेजमेंट टूल विच अ कंपनी प्रिपेयर्स बजट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, एक्सपेंसेस एंड कैश, and then compares actual performance with the budgeted figures. The main purpose is to control cost, plan future activities, and ensure that the business is moving in the right direction. ठीक है, तो बेसिकली बजटरी कंट्रोल सिस्टम, बजट को कंट्रोल करने का सिस्टम, अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो। ठीक है, तो बेसिकली एक मैनेजमेंट टूल है, ठीक है, जिसकी मदद से कंपनी एक बजट प्रिपेयर करती है। ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब प्रोडक्शन का कितना बजट होना चाहिए हमारा, सेल्स का कितना बजट होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेंसेस कितना हम खर्च करने वाले हैं, कैश किस डायरेक्शन में खर्च करने वाले हैं, तो उन सब के प्लानिंग को, ठीक है, उन सब का एक प्लान बनाते हैं जिसे हम बजट कहते हैं। ठीक है, उस सिस्टम को बजटरी कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। एंड देन कंपेयर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस की, एक्चुअल हमारा कितना परफॉर्मेंस किया है हमने, उसे हम बजटेड फिगर से कंपेयर करते हैं। बजटेड फिगर का मतलब भाई बजट में लिखा था कि हम 10,000 रुपये का हम प्रोडक्शन करेंगे, कॉस्ट आएगी जिसकी 10,000 रुपये, हमने प्रोडक्शन किया उसकी कॉस्ट आनी चाहिए 10,000 रुपये अकॉर्डिंग टू बजट। ठीक है,
अब मैंने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस किया उसके हिसाब से 13,000 रुपये की कॉस्ट आ गई। तो ये है आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस और ये है आपका बजटेड फिगर्स, ठीक है। एग्जाम्पल, सपोज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लान्स टू स्पेंड 10 लाख रुपीज़ ऑन रॉ मटेरियल इन अ ईयर। एट द एंड ऑफ ईयर एक्चुअल स्पेंडिंग इज 12 लाख, ठीक है। तो पहले कितना बनाया था उसने, बजट कितने का बनाया था, 10 लाख का, लेकिन एक्चुअल स्पेंडिंग कितनी होगी, 12 लाख की। द बजटरी कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स मैनेजमेंट फाइंड आउट वाई एक्स्ट्रा 2 lakhs विद वॉज स्पेंड एंड टेक करेक्टिव स्टेप्स, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है वो हेल्प करेगा मैनेजमेंट की कि भाई जो 10 लाख रुपए प्लान किए थे वो 12 लाख कैसे हो गए, 2 लाख रुपए एक्चुअली में कहाँ खर्च हुए, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कहाँ खर्च हुए, ठीक है। और फिर फाइंड करके ठीक करने का स्टेप्स लेंगे वो लोग मैनेजर्स। एडवांटेज एंड लिमिटेशंस देख लेते हैं इसकी। द मेन एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम आर बेटर प्लानिंग, ठीक है। सबसे पहले याद रखना बेटर प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिपार्टमेंट्स एंड इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। ये 4 पॉइंट याद रखना, चारों पॉइंट को एक एक लाइन में भी डिस्क्राइब करके लिखोगे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इट हल सॉरी इट ऑल्सो हेल्प्स इन द परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो इसलिए परफॉर्मेंस कैसा कर रहे हैं एम्प्लॉय हमारे और डिपार्टमेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहा है उसमें भी हेल्प करता है। हाउएवर देयर आर सम लिमिटेशंस टू बजट्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स सो दे मे बी इनएक्यूरेट। देखो बजट जो होता है वो एस्टिमेट होता है, कहने का मतलब है कि मैं महीने की स्टार्टिंग में ही बजट बना रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि महीने के में क्या होने वाला है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है वो इनएक्यूरेट हो, जरूरी तो नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट हो 100%, तो वो इनएक्यूरेट भी होता है। इट कैन बिकम रिजिड एंड रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी स्पेशली व्हेन मार्केट कंडीशंस चेंज सडनली। देखो एक बार आप बजट बना लेते हो, ठीक है, मान लेते एग्जाम्पल के लिए आपने घर में अपना एक बजट बना लिया, ठीक है, एक बहुत तगड़ा बजट बना लिया महीने के स्टार्टिंग में ही, ठीक है, 10,000 रुपये का कि आपको 10,000 रुपये ही खर्च करने हैं। बट महीने के बीच में आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, आपके दोस्त की शादी पड़ गई या आपके दोस्त का बर्थडे आ गया या घूमने जा रहे हो, जहाँ पर आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके 12,000 अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो उस समय पर आप थोड़ा सोचोगे कि यार मतलब मेरा बजट तो 10,000 रुपये का है, मैं 12,000 कैसे खर्च कर दूँ। तो इसीलिए वो थोड़ा रिजिड हो जाता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस कर लेता है, और वो भी तब जब मार्केट कंडीशन सडनली चेंज हो रही होती है। इट ऑल्सो रिक्वायर टाइम, स्किल्ड स्टाफ मे क्रिएट प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज़, ठीक है, टाइम की ज़रूरत होती है, स्किल्ड स्टाफ चाहिए भाई बजटरी कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, एंड प्रेशर क्रिएट कर सकता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, ठीक है। स्टेप्स देख लेते हैं इसके अंदर। स्टेबलाइजिंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, बिना ऑब्जेक्टिव की कोई चीज़ स्टार्ट ही नहीं की जा सकती, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी चीज़ में हो। बिना ऑब्जेक्टिव के कौन स्टार्ट करता है, आप भी देख रहे हो, आपने वीडियो स्टार्ट किया, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको एग्जाम में पास होना है, राइट। तो सबसे पहले हम अपना फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। इट मीन्स डिसाइडिंग क्लियर फाइनेंशियल गोल्स लाइक प्रॉफिट, कॉस्ट कंट्रोल, सेल्स टारगेट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड का मतलब 1 महीना, मान लेते हैं 1 महीने में मेरे को कॉस्ट कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये मेरा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हो गया कि 1 महीने में मेरे को सेल्स टारगेट इतना अचीव करना है, 1 महीने में मेरे को प्रॉफिट इतना कमाना है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हमें सेट करना पड़ता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। डेवलपिंग बजट, इन दिस स्टेप बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, सेल्स, मटेरियल्स, एक्सपेंसेस। अब मैं क्या करूँगा, बजट बनाऊंगा, ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए सेपरेट बजट बनाऊंगा। भाई प्रोडक्शन का बजट कितना है, सेल्स का बजट कितना है, मटेरियल का बजट कितना है, इसके लिए। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस इज रेगुलरली चेक्ड एंड कंपेयर्ड विद द बजट टू इंश्योर वर्क इज वर्किंग एज प्लान, ठीक है। अब हमें मॉनिटर करना है, सारी चीज़ हो गई, अब हमें धीरे धीरे मॉनिटर करते रहना कि भाई जिस तरीके से हमने प्लान किया था उस तरीके का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या हवा में कुछ भी हो जा रहा है ना। होता है एनालाइजिंग वेरिएंसेस। वेरिएंसेस मैं बता चुका हूँ, एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस की गई है और जो प्लान्ड परफॉर्मेंस है उन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस आता है तो उसे हम वेरिएंसेस कहते हैं, ठीक है। ये फेवरेबल आ सकता है, इट मीन्स पॉजिटिव में आ सकता है, और एडवर्स आता है, इट मीन्स नेगेटिव में आ सकता है। द डिफरेंस बिटवीन बजटेड फिगर्स वही है जो हमने प्लान किया था, एंड एक्चुअल रिजल्ट इज कैलकुलेटेड टू फाइंड फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डेविएशंस, ठीक है। अनफेवरेबल का मतलब एडवर्स डेविएशन, सॉरी। Taking corrective actions, management takes necessary steps to control negative variances and improve future performance, ठीक है। अब क्या करता है जो मैनेजमेंट है, मान लो उसे वेरिएंसेस देखने को मिला, उसने सोचा था 100 रुपये में काम हो जाएगा बट एक्चुअल कॉस्ट 120 का लग गया, तो वो देखेगा कि 20 रुपये एक्चुअली में एक्स्ट्रा खर्च हुए कहाँ से, ठीक है। तो उस नेगेटिव
वेरिएंसेस को कंट्रोल करने में मैनेजमेंट लग जाएगा ताकि इसका फ्यूचर परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होता है और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ सकता है आपको। तो हिस्टोरिकल गेस और साइंटिफिक गोल, आओ समझते हैं इन दोनों का मतलब। इज बेसिकली अ फोरकास्ट ऑफ व्हाट प्रोडक्ट इज लाइकली टू कॉस्ट। मीन्स ये एक तरीके का फोरकास्ट होता है, ठीक है, पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए, मतलब पास्ट में जो एक्सपीरियंस हुआ है या फिर हिस्टोरिकल डाटा को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम ये गैस करते हैं, ठीक है, हम ये गैस करने वाले हैं, फोरकास्ट करने वाले हैं कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। You look at what you spent last year, adjust for a little inflation and say I think it will cost about this much। ठीक है, मान लेते हैं हमारा 100 रुपये लग गया, ठीक है, 100 रुपये लग गया पिछली बार का जो कॉस्ट लगा वो 100 रुपये लगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ इस साल महंगाई बढ़ भी जाएगी तो 120 रुपये लगनी चाहिए। तो फिर मेरे दिमाग में क्या आएगा कि इसकी जो प्राइस है, इस प्रोडक्ट की जो प्राइस होनी चाहिए, इस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 150 रुपये, ठीक है, ये मैं सोचूंगा। तो ये पूरी तरीके से प्रेडिक्टिव होता है, मतलब मैंने यहाँ पे प्रेडिक्शन की, किस चीज़ को देखते हुए, लास्ट ईयर के डेटा को देखते हुए। फोकसेस ऑन व्हाट द कॉस्ट विल बी, ठीक है, इवन देयर आर इनएफिशिएंसीज इन द प्रोसेस, ठीक है, भले ही यहाँ पर इनएफिशिएंसीज और प्रोसेस में, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हिस्टोरिकल डेटा को देख के जो फोरकास्ट करते हैं, यानी जो प्रिडिक्ट करते हैं कि इतना कॉस्ट आएगा, हिस्टोरिकल डेटा को देख के उसे हम कहेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इमेजिन यू आर प्लानिंग अ रोड ट्रिप, यू लुक एट योर पास्ट ट्रिप्स एंड सी डैट यू यूजुअली spend about $100 on snacks and gas. You estimate that trips will also cost $100 even if you know that you have a habit of expensive coffee or taking longer routes. You include those in your estimate because that's how you usually travel. It's a what is likely to happen. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया है कि मान लो मैं ट्रिप करता हूँ, मान लो मैं हर बार घूमने जाता हूँ और नाउ मैं एक प्लान कर रहा हूँ ट्रिप के लिए, ठीक है। तो मैंने देखा कि पिछले ट्रिप में मेरा जो खर्चा आया है वो लगभग हर ट्रिप में मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि $100 तक खर्चा आ गया है। तो इस ट्रिप का भी मैं क्या मानकर चलूँगा कि चलो भाई महंगाई बढ़ गई है तो कितना, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा $120 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने प्रिडिक्ट किया है पिछले डेटा को देखकर। बात करें स्टैंडर्ड कॉस्ट की, इट इज़ अ शुड बी कॉस्ट, मतलब ये होना चाहिए। इट इज डिटरमाइंड थ्रू केयरफुल इंजीनियरिंग स्टडीज़, टाइम एंड मोशन ट्रायल्स एंड प्रिसाइज कैलकुलेशंस। बेसिकली कहते हैं कि सारे साइंटिफिक एक्टिविटीज़, साइंटिफिक प्रोसेस से स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाला जाता है, ठीक है, चाहे वो इंजीनियरिंग स्टडीज़ हो, चाहे वो टाइम एंड मोशन ट्रायल्स हो, ठीक है। तो अलग अलग तरीक़ों से हम यहाँ पर जो कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं वो हमारा है स्टैंडर्ड कॉस्ट। ऊपर वाला क्या था, हमने वहाँ पे डिटरमाइन मतलब प्रिडिक्ट किया था, किस चीज़ को देखते हुए, हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए। इट डज नॉट केयर अबाउट योर पास्ट मिस्टेक्स, ठीक है, पास्ट में क्या हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर। इट फोकसेज ऑन एफिशिएंसी, इट सेट अ बेंचमार्क फॉर व्हाट प्रोडक्ट शुड कॉस्ट इफ़ एवरीथिंग रन्स परफेक्टली, नो वेस्टेड मटेरियल्स, नो आइडल टाइम। इट इज़ यूज्ड एज अ टूल फॉर परफॉर्मेंस कंट्रोल। कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि हमें कॉस्ट पता चले कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट बेसिकली क्या होनी चाहिए। इसे आपके पास्ट एक्सपीरियंस से कोई मतलब नहीं रहता है। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। नाउ इमेजिन अ प्रोफेशनल रेसिंग टीम प्लानिंग दैट सेम रोड ट्रिप। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट पास्ट हैबिट्स दे कैलकुलेट द एग्जैक्ट फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ द कार, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट एंड द स्पेसिफिक कैलोरीज नीडेड फॉर द ड्राइवर। तो यहाँ पर देखो, ऊपर वाले में अलग केस था, यहाँ पर बोला है कि अगर मान लेते हैं आप प्रोफेशनल रेसिंग वाले बंदे हैं, प्रोफेशनल रेसिंग टीम है आपके पास, आप एक रोड ट्रिप प्लान करते हैं, तो आपके पास्ट में क्या हुआ ये आप नहीं देखोगे। आप प्रोफेशनल हैं तो इट मीन्स आप अपना खुद के साइंटिफिक रिसर्च करोगे, खुद से इधर उधर प्राइस पता लगाओगे, खुद से आपको पता चलेगा कितना कैलोरीज चाहिए, ठीक है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट कौन सा है, कैसे जा सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, वो आप खुद से ही मैनेज करोगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट को बेसिकली क्या है कि हम साइंटिफिक तरीकों से कॉस्ट का पता लगाते हैं, और एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब है यहाँ पर हम प्रेडिक्ट करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, एट सिंपलेस्ट, यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम पीछे पढ़ चुके हैं, सेम चीज़ है, बस आपको यहाँ पर रीड करना है थोड़ा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ लेते हैं। कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी। देखो सारे कॉस्टिंग जितने भी है ना, सबका जो मेन मोटिव है, एक तरीके से कह सकते हैं सेंट्रल आइडिया, वो कॉस्ट कंट्रोल का ही है। सब कॉस्ट कंट्रोल ही करना चाहते हैं। इट हाईलाइट्स वेस्ट। इफ़ अ वर्कर इज टेकिंग 20 मिनट्स टू मेक अ पिज़्ज़ा इंस्टेड ऑफ द स्टैंडर्ड 10 मिनट्स, द मैनेजर कैन स्टेप इन टू प्रोवाइड बेटर ट्रेनिंग। कहने का मतलब, मान लेते हैं मैनेजर ने स्टैंडर्ड सेट किया था कि भाई 10 मिनट में आपको एक पिज़्ज़ा बना देना है, बट जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है,
वो वहाँ पर 20 मिनट ले रहा है, ठीक है, 20 मिनट ले रहा है एक पिज़्ज़ा बनाने में, तो मैनेजर आएगा इस केस में और फिर उसे बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ताकि वो 10 मिनट का पिज़्ज़ा 20 मिनट वाला पिज़्ज़ा 10 मिनट में बना सके, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड सेट किया था ना, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। प्राइस सेटिंग, सिंस यू नो योर स्टैंडर्ड कॉस्ट सॉरी, इट बिकम्स वेरी इजी टू डिसाइड योर सेलिंग प्राइस टू इंश्योर अ हेल्दी प्रॉफिट। मान लेते हैं कि मैंने स्टैंडर्ड सेट किया मेरे कॉस्ट का, कि मेरा जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा उसका कॉस्ट होगा 100 रुपीज़, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ठीक है। मैंने एक लिमिट सेट कर दी कि ये हमारा फिक्स्ड कर लिया कि कॉस्ट आएगा 100 रुपीज़। तो इसके बेसिस पे मैं अपना सेलिंग प्राइस रख सकता हूँ कि भाई मेरा कॉस्ट आएगा 100 रुपीज़, तो मैं 120 रुपये का बेच सकता हूँ, 20 रुपये पर यूनिट प्रॉफिट पे, ठीक है। तो प्राइस सेटिंग काफ़ी ईजी हो जाता है। सिंप्लीफाइज बुक कीपिंग, इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग एवरी टीनी प्राइस फ्लक्चुएसन डेली, यू रिकॉर्ड एवरीथिंग एट द स्टैंडर्ड रेट एंड जस्ट डील विद द वेरिएंसेस एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे जो बुक कीपिंग होती है उसको ये सिंप्लीफाई करता है, क्यों? क्योंकि हमें हर प्राइस चेंज, मतलब प्राइस कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, अभी कितना प्राइस है, पहले कितना था, इसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया होगा किसी भी चीज़ का, उसको रिकॉर्ड करना है, मतलब उस पर ध्यान रखना है, और वेरिएंसेस को रिकॉर्ड करना है जो हमें पीरियड के एंड में मिलेगा। Employee motivation, it provides a clear target. When staff have a specific goal to hit they tend to be more mindful and productive. अब एक बात बताओ, आपको भी मैं बोल दूं कि भाई 10 रोटी अगर आपको बनानी है शाम तक, ठीक है, एक टारगेट दे दूं, तो टारगेट से एक अलग मोटिवेशन आता है कि मुझे अचीव करना ही करना है, ठीक है। लिमिटेशंस देख लेते हैं। डिफिकल्ट इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स, अब स्टैंडर्ड तो बोल रहे हैं कि सेटिंग कर लेंगे, स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे, बट डिफिकल्ट बहुत होता है। इफ़ यू सेट द स्टैंडर्ड टू हाई, ठीक है, एक्सपेक्टिंग अ शेफ टू मेक अ पिज़्ज़ा इन 2 मिनट्स, एम्प्लॉयज़ गेट डिस्करेज्ड, इफ़ इट्स स्लो दे गेट लेजी। कहने का मतलब है कि अगर वो टू हाई हुआ, मतलब काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो एम्प्लॉय जो है डिस्करेज्ड हो जाएंगे। आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको 2 मिनट में 2 पिज़्ज़ाज बना के दिया जाए, ठीक है। और अगर वो कम हुआ, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम हुआ, तो वो काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो जाएंगे। मतलब अगर 4 दिन का काम अगर आप एक ही दिन में उनसे करवा लोगे, तो 3 दिन तो बैठेंगे ही ना आराम से। आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन, इन अ फास्ट मूविंग वर्ल्ड वेयर प्राइसेस चेंज डेली, अ स्टैंडर्ड सेट इन जनवरी माइट बी टोटली यूजलेस बाई मार्च, ठीक है। कहने का मतलब है कि आजकल के दुनिया में प्राइसेस जो है डेली चेंज हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या फिर किसी भी तरीके से प्राइसेस चेंज हो रहे हैं। तो हो सकता है जनवरी में सेट किया गया हुआ स्टैंडर्ड मार्च में जाके बिल्कुल यूजलेस हो जाए। फोकस ऑन क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, ठीक है। यहाँ पर ये सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करता है। जैसे अगर मान लेते हैं मैंने स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई मेरे को 100 यूनिट बनाना है इस महीने के एंड तक, ठीक है, और मैं अपने एम्प्लॉय से बोलूँ कि मुझे 100 यूनिट बना कर दो, तो एम्प्लॉयज़ क्या करेगा? आपके इस स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए, आपके स्टैंडर्ड को फुलफिल करने के लिए वो बना देगा 100 यूनिट, ठीक है। हो सकता है वो क्वालिटी का ध्यान ना रखे, ठीक है, क्वालिटी से इसे कोई मतलब नहीं होता। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड फुलफिल होना चाहिए, इसी वजह से ये फोकस जो करता है वो क्वांटिटी पे करता है, ना कि क्वालिटी पे। हाई इनिशियल कॉस्ट, सेटिंग अप ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, एक्सपर्ट एनालिसिस एंड हिस्टोरिकल डेटा विच कैन बी एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट जो होती है इसकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम सेटअप करने की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, एक्सपर्ट एनालिसिस लगती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, और हिस्टोरिकल डेटा लगता है जो काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हो सकता है आपके लिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, इसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाना है, मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दूंगा यहीं पे, ये देखो लाया भी हूँ, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स, ब्रेक इवन पॉइंट इज द मोमेंट वेयर योर बिजनेस इज नॉट मेकिंग अ प्रॉफिट बट इट इज़ नॉट लूजिंग मनी आइदर। एक ऐसा मोमेंट है, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कह सकते हैं जहाँ पर आपका बिजनेस प्रॉफिट तो नहीं कमा रहा लेकिन वो पैसे भी गंवा नहीं रहा, मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड है कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ना वो पैसे कमा रहा है और ना वो पैसे गंवा रहा है, तो उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इट इज़ द ज़ीरो प्रॉफिट जोन वेयर योर टोटल रेवेन्यू एग्जैक्टली मैचेज योर टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये ज़ीरो प्रॉफिट पॉइंट है, याद रखना। अगर ब्रेक इवन पॉइंट की जगह ज़ीरो प्रॉफिट पॉइंट लिख जाएगा तो आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका टोटल रेवेन्यू जो होता है ना, टोटल रेवेन्यू का मतलब हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ से जितना पैसा हमारे पास आया है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू जो होता है वो यहाँ पर टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। द एनालिसिस
is used by business owners to understand how many units of a product they must sell to avoid a loss। ठीक है, तो बेसिकली ब्रेक इवन एनालिसिस जो होता है वो हमें ये बताता है कि भाई आपको कितना कितना यूनिट सेल करना होगा प्रोडक्ट का, ठीक है, ताकि आप लॉस से बच सके या लॉस को अवॉइड कर सके। ठीक है, ठीक। एक यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं द बर्गर वैन का। ठीक है, इमेजिन यू स्टार्ट अ स्मॉल बर्गर वैन। ठीक है, आपने क्या स्टार्ट किया, बर्गर वैन स्टार्ट किया। फिक्स्ड कॉस्ट देख लेते हैं, यू पे $1000 अ मंथ फॉर द वैन रेंटल। आपने जो वैन है वो रेंट पे ली हुई है और ₹1000 इसका रेंट है एंड इंश्योरेंस। ठीक है, यू पे दिस इवन इफ़ यू सेल 0 बर्गर्स। ठीक है, चाहे आपके 0 बर्गर भी क्यों ना बिके, आप इसे पे करते हो, इसीलिए इसका नाम फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, इफ़ इट कॉस्ट $2, मतलब एक बर्गर बनाने का जो कॉस्ट लग रहा है आपको जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है $2। ठीक है, सेलिंग प्राइस की बात करें तो $5 में आप बेचने वाले हो। ठीक है, $5 में बेच रहे हो, $2 आपका क्या लग रहा है, एक सेकेंड, $2 आपका कॉस्ट लग रहा है। फॉर एवरी बर्गर सोल्ड यू हैव 3 लेफ्ट ओवर टू हेल्प टू पे ऑफ दैट 1000 रेंट। मतलब हर बर्गर पे $3, हर बर्गर पे $3 बच रहा है, जिससे आप क्या करने वाले हो, वो $1000 पे करने वाले हो। ठीक है, दे $3 इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन, इसे ही कंट्रीब्यूशन कहते हैं। समझ में आया? सेल्स कितना था, सेलिंग प्राइस $5, कॉस्ट कितना था, वेरिएबल कॉस्ट $2। इन दोनों को माइनस किया तो हमारा $3 निकल के आ गया, जिसे हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं, पिछला पढ़ चुके हैं। ठीक है, टू फाइंड योर ब्रेक इवन एनालिसिस यू डिवाइड योर रेंट बाय दैट कंट्रीब्यूशन। अब ब्रेक इवन फाइंड करने के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के लिए, ये जो रेंट है ना, जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, उसे हम कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर देंगे। $1000 अपॉन 4 बर्गर्स, यानी ये 4 बर्गर्स, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। समझ में आया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ये देखो यहाँ पर ग्राफ है, इसे रट्टा मार लो, जो करना है यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये जो नीली वाली लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है रेवेन्यू को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही है रेवेन्यू को, और जो येलो लाइन दिख रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है लॉस को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये इधर गया है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये पॉइंट जो है जहाँ पर ये दोनों आकर मिल रहे हैं, जहाँ पर ये दोनों आकर इक्वल हो रहे हैं, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये येलो लाइन जो है ये कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, रेवेन्यू को ब्लू लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये है, ये प्रॉफिट का एरिया है, ये लॉस का एरिया है। समझ में आया? बस आपको इतना बनाकर चले आना है। पीवी रेशियो क्या आता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ऑल्सो नोन एज द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। ठीक है, याद रखना कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो का मतलब एक फॉर्मूला हमें यहीं से पता चल गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। ठीक है, इज द परसेंटेज दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड योर सेल्स। सेल्स और कंट्रीब्यूशन के बीच में हमें रिलेशनशिप देखने को मिलता है पीवी रेशियो से। ठीक है, इन सिंपल इंग्लिश इट टेल्स यू हाउ मैनी सेंट्स आउट ऑफ एवरी डॉलर अर्न आर अवेलेबल टू कवर योर फिक्स्ड कॉस्ट एंड देन बिकम प्रॉफिट। ठीक है, तो हमसे ये बताता है कि कितने रुपए, ठीक है, आपके हर कमाए डॉलर में से, मतलब जितने भी रुपए आपने कमाए हैं उसमें से कितने रुपए अवेलेबल है ताकि आप अपने फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर सको। ठीक है, मान लेते हैं 100 रुपये में से कितने रुपए ऐसे हैं, ठीक है, जिससे हम अपने फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर पाए और बाकी क्या हो जाए, बाकी प्रॉफिट बन जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉफ़ी शॉप, इमेजिन यू सेल अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर $10। अगर मैं $10 की एक कॉफ़ी बेचता हूँ, द इंग्रेडिएंट्स मिल्क, बीन्स, शुगर, ये मुझे पड़ते हैं $4 के। ठीक है, यानी जो कॉस्ट पड़ती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, ये पड़ती है $4, और मैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, $10 का। तो कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन आने वाला है हमारा $6। क्यों? सेल्स कितना है, $10, वेरिएबल कॉस्ट कितना आया, $4। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। पीवी रेशियो कितना आएगा? पीवी रेशियो मैंने अभी आपको बताया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन कितना है, $6 अपॉन सेल्स कितना है, $10। ठीक है, आज और जल्दी जल्दी देखते हैं पीवी रेशियो का इंपॉर्टेंस क्या होता है। डिटरमाइंस प्रॉफिटेबिलिटी, इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई विच प्रोडक्ट्स आर मोर प्रॉफिटेबल। इफ यू सेल 2 टाइप्स ऑफ कॉफी, यू वुड वांट टू प्रमोट द वन विथ 70% पीवी रेशियो ओवर द वन विथ 40% पीवी रेशियो। कहने का मतलब है ये हमें बताता है कि किस प्रोडक्ट में, किस वाले मॉडल के प्रोडक्ट में, किस यूनिट में हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है।
ठीक है। यहाँ पर हमें बोला गया है कि आप दो तरीके की कॉफ़ी बेचते हो, 2 टाइप्स की कॉफ़ी बेचते हो। एक में जो पीवी रेशियो आ रहा है वो 70% आ रहा है और एक में पीवी रेशियो 40% आ रहा है। इट मीन्स कि जो 70% वाला पीवी रेशियो होगा आप उसका प्रमोशन ज़्यादा करोगे, ठीक है, उसे ज़्यादा प्रमोट करोगे। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। तो पीवी रेशियो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट में भी हेल्प करता है। फ्यूचर प्लानिंग, इफ़ यू वांट टू earn a target profit of $5,000, the PV ratio tells you exactly how much more you need to sell to reach the that goal। कहने का मतलब है फ्यूचर में अगर आप $5,000 कमाना चाहते हो प्रॉफिट, तो फिर पीवी रेशियो जो है वो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि कितने बंदे मतलब सॉरी कितना ज़्यादा आपको सेल करना पड़ेगा, कितना ज़्यादा यूनिट आपको सेल करना पड़ेगा, अपनी सेल्स कितनी बढ़ानी पड़ेगी कि आप $5,000 तक पहुंच जाए। प्राइसिंग डिसीजन, इट हेल्प्स यू डिसाइड इफ़ यू can afford to give a discount if your PV ratio is very low, even a small discount could turn your profit into a loss। कहने का मतलब है कि पीवी रेशियो में बताता है कि आप डिस्काउंट कितना दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ठीक है। अगर आपका पीवी रेशियो लो है तो एक छोटा सा डिस्काउंट भी आपके प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देगा। मार्जिनल और डिफरेंशियल कॉस्टिंग क्या होता है? फोकसेस ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट, ठीक है। मतलब मार्जिनल कॉस्ट एक समझ लो पहले, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। मान लो 100 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब मैंने आज इस बार क्या किया, 101 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया। तो ये जो एक्स्ट्रा यूनिट मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट जो प्रोडक्शन किया है उसका जो कॉस्ट आएगा उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये फोकस करता है उसी मार्जिनल कॉस्ट के यूनिट पे, ठीक है, मतलब उसी मार्जिनल यूनिट पे। इट ओनली लुक्स एट वेरिएबल कॉस्ट लाइक रॉ मटेरियल्स एंड इग्नोर्स फिक्स्ड कॉस्ट। ये हम पढ़ चुके हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग हमने अच्छे से पढ़ा है। डिफरेंशियल कॉस्टिंग क्या होता है? दिस इज द डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट बिटवीन टू डिफरेंट चॉइसेस और लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। इट कैन इंक्लूड चेंज इन बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें दोनों ही इंक्लूड हो सकते हैं, दोनों में चेंजेस आ सकते हैं। एग्जाम्पल, यू आर डिसाइडिंग वेदर टू कीप योर बेकरी ओपन फॉर 8 आवर्स और 12 आवर्स। आप ये डिसाइड कर रहे हो कि अगर मतलब हमारी जो बेकरी है वो 8 घंटे तक खुली होनी चाहिए या 12 घंटे तक। द डिफरेंशियल कॉस्ट इज द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, इंग्रेडिएंट्स यू पे फॉर दोज 4 एडिशनल आवर्स कंपेयर टू द 8 आवर्स शिफ्ट। तो डिफरेंशियल कॉस्ट बेसिकली आपको एक डिफरेंस बताता है। जैसे मान लेते हैं आप 8 घंटे तक दुकान खोलते हो अपनी, ठीक है, अपनी बेकरी 8 घंटे तक मतलब ओपन रखते हो, ठीक है। तो उसके लिए जो आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स आप बनाओगे मतलब एक्स्ट्रा खोलने के बाद, ठीक है। जो आपका बंदा रहेगा दुकान पे वो भी भाई 12 घंटे रुकेगा तो एक्स्ट्रा पैसे लेगा, लेबर का चार्ज। तो डिफरेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बताता है कि आपने ये चीज़ की तो आपकी कॉस्ट का क्या बिहेवियर होगा, और आपने फिर दूसरा एक्शन लिया तो क्या होगा। समझ में आया? जैसे यहाँ पे 8 और 12 घंटे का डिफरेंस दिया हुआ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली वो चीज़ होती है द नेक्स्ट बिग थिंग यू गिव अप। मतलब एक चीज़ को पाने के लिए हमने दूसरी कौन सी चीज़ छोड़ी है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मेरे को मम्मी समोसा दे रही थी, ठीक है, और साथ में पिज़्ज़ा दे रही थी, ठीक है। तो मैंने पिज़्ज़ा उठा लिया, तो पिज़्ज़ा को पाने के लिए मैंने समोसा छोड़ दिया, तो समोसा मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। ये चीज़ समझ में आई? इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होता है? दीज आर हिडन और नोशनल कॉस्ट फॉर रिसोर्सेज अ कंपनी ऑलरेडी ऑन्स। No, actually cash leaves your pocket, but you include them in calculation to see the true cost। अब होता क्या है देखो, यहाँ पर कंपनी के पास कोई एक एसेट्स होता है, कोई एक रिसोर्सेज होता है, बट कंपनी उसके प्राइस बस कंपनी उसका प्राइस इंक्लूड कर लेती है कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट को। नहीं आया समझ? अभी समझाता हूँ। यू स्टार्ट अ कैफ़े इन शॉप, ठीक है, यू ऑलरेडी ऑन, मतलब वो जो कैफ़े जिस दुकान में मैंने ओपन किया था वो मेरा ही था, ठीक है, मैंने ही खुद बनवाया था, वो मेरे ही नाम पे रजिस्टर है। यू डोंट पे रेंट टू एनीवन, ठीक है, मैं किसी को रेंट नहीं पे करता। बट फॉर द अकाउंटिंग यू चार्ज योर सेल्फ द रेंट यू वुड हैव पेड। मतलब अगर ये मेरा रेंट पे होता, मैं ऐसा इमेजिन करूँगा कि भाई अगर ये शॉप मेरा ना होकर अगर ये रेंट पे होता तो इसका जो किराया होता 10,000 होता, ठीक है। तो यही चीज़ इम्प्यूटेड कॉस्ट होती है, यही चीज़ नोशनल कॉस्ट होती है, या हिडन कॉस्ट कह सकते हैं आप। समझ में आया? रेलिवेंट कॉस्ट और इररेलिवेंट कॉस्ट क्या होता है? रेलिवेंट कॉस्ट मैं आपको बताता हूँ। These are the decision making cost, these are future expenses that will charge depending on which path you choose। मतलब जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ले सकता हूँ मैं, ठीक है, या फिर मैं पेट्रोल वाली व्हीकल ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं गया मार्केट में और मैं दोनों में से कोई एक लेने का डिसाइड करने लगा। तो मैंने सोचा कि पेट्रोल वाली गाड़ी जब मैं लूँगा तो इसका पेट्रोल का खर्चा,
ठीक है। पेट्रोल का खर्चा वो भी काफ़ी हाई लगता है, ठीक है। इसकी सर्विसिंग का खर्चा, ठीक है, इसके जो भी इंश्योरेंस या फिर जो भी टैक्सेस देने पड़ते हैं वो सारी चीज़ें। तो ये जो चीज़ें मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ ना, मतलब कार खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, मतलब जो पेट्रोल वाली कार खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ कि पेट्रोल का लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा, टैक्सेस लगेंगे, सर्विसिंग लगेगी, ये जो चीज़ें हैं ना इससे रिलेटेड, इसी को हम रेलेवेंट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये ही डिसाइड करती हैं कि हम कौन से रास्ते पे जाने वाले हैं। मान लेते हैं इसकी भी वही चीज़ है, मान लो इलेक्ट्रिक यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, ठीक है, टैक्सेस लगेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और भी कॉस्ट हो जाते हैं। तो मैं क्या देखूंगा कि दोनों में से सस्ता कौन सा है मेंटेन करने में, तो दोनों में से सस्ता मुझे जो लगेगा वो मैं परचेज कर लूँगा। इफ़ अ कॉस्ट स्टेज एग्जैक्टली द सेम ऑन अ मैटर वॉट यू डिसाइड, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर योर डिसीजन, ठीक है। रेलिवेंट कॉस्ट आर अवॉइडेबल कॉस्ट, meaning if you don't pick a certain option you don't have to pay that money. Managers focus only these costs because they directly impact the business futures bank balance based on choose made today. मतलब relevant cost जो होते हैं वो बिजनेस के नज़र में मैनेजर्स जो होते हैं वो इनको इग्नोर नहीं करते, ठीक है, इन पे काफ़ी फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि एक गलत इम्पैक्ट इनके फ्यूचर बैलेंस को, कंपनी के फ्यूचर बैलेंस को मतलब चेंज कर सकता है, ठीक है। इररेलेवेंट कॉस्ट क्या होता है? ऑन द अदर हैंड दीज आर द कॉस्ट दैट यू शुड इग्नोर वाइल मेकिंग द चॉइस, सॉरी व्हेन मेकिंग अ चॉइस। कहने का मतलब है जो रिलेटेड ना हो यार, ठीक है। कार खरीदने जा रहे हो तो आप इस चीज़ की फ़िक्र क्यों करोगे कि मीन्स कह सकते हैं कार खरीदने जा रहे हो तो इस चीज़ की फ़िक्र क्यों करोगे कि हवा में उड़ने में कितना टैक्स लगता है, इस चीज़ की फ़िक्र क्यों करोगे? तो ये कार से रिलेटेड आपका कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो इस कार से रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है, ये इररेलेवेंट कॉस्ट है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप इज संक कॉस्ट विच इज़ मनी ऑलरेडी स्पेंड इन द पास्ट दैट यू कैन नॉट गेट बैक वेदर यू चूज ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, दिस मनी इज़ गॉन, ठीक है। तो हम इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं एक संक कॉस्ट का। संक कॉस्ट क्या होता है? संक कॉस्ट का मतलब आप पैसे पहले ही दे चुके हो, पहले ही पैसा आप खर्च कर चुके हो। नहीं कहते हैं कि यार अब पैसे चले गए तो क्या बात करना उस पर, ठीक है। तो संक कॉस्ट एक इररेलेवेंट कॉस्ट है कि आप इस पर पहले ही पैसा खर्च कर चुके हो, अब इसका प्रभाव आपके डिसीजंस पे नहीं पड़ता है, ठीक है। नाउ कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल इज अ प्रोसेस दैट फोकसेस ऑन द मेंटेनिंग कॉस्ट अकॉर्डिंग टू प्री सेट प्लान और बजट। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है मैं पहले से एक प्री सेट प्लान बनाऊंगा, प्री सेट बजट बनाऊंगा, ठीक है। उसके अंदर मैं कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखा रहूँगा कि मतलब मेरा इतना कॉस्ट लगना चाहिए, इतने यूनिट पे मेरा इतना कॉस्ट लगना चाहिए, ठीक है। तो उसको मेंटेन करना, ठीक है, उसको मेंटेन करना ही कॉस्ट कंट्रोल कहलाता है। दीज गोल्स here is to ensure that actual spending does not exceed the target that was decided at the starting of the year or month। कहने का मतलब है कि एक्चुअल जो हमारा स्पेंडिंग है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितना हमने डिसाइड किया है, जितना सोच के रखा है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट इज़ प्रिवेंटिव प्रोसेस, प्रिवेंट करता है ये चीज़ों को। इट स्टॉप्स यू फ्रॉम ओवर स्पेंडिंग, ज़्यादा खर्च करने से आपको रोकता है। However, cost control is often temporary. Once the specific budget period ends and the target is met, the process is considered successful. It does not necessarily find a better way. It just makes sure you stay within your limits। कहने का मतलब है सीधी सीधी बात है, ये एक प्रिवेंटिव प्रोसेस है, ये आपको रोकता है खर्चा कम करने से। ये लगता है मतलब खर्चा ज़्यादा ना करो आप, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट या टोटल कॉस्ट आपका जितना से ज़्यादा कम आना चाहिए, जितना हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उससे पार नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये आपको लिमिट में रहना सिखाता है। कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? ऑन द अदर हैंड इट इज़ द प्रोएक्टिव एंड परमानेंट अप्रोच। It is not about just staying within a budget, it's about changing the process to make the product cheaper to produce forever। कहने का मतलब है यहाँ पर हम देख रहे थे इस वाले प्रोसेस में कि हम किस तरीके से अपने कॉस्ट को विद इन लिमिट रख सकते हैं जितना हमने सेट किया था। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम ऐसा क्या एक्शन लें, हम ऐसा क्या इनोवेशन लगाए, क्या नई टेक्नोलॉजी लगाए, क्या नई आइडिया को लाए कि भाई जो हम यूनिट बना रहे हैं ना वो हमेशा ही हमारा कॉस्ट उस पर कम आए, ठीक है, हमेशा ही हमारा कॉस्ट उस पर कम आए। दिस फोकस ऑन फाइंडिंग इनोवेटिव वेज टू लोअर द कॉस्ट विदाउट सेक्रीफाइसिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। क्वालिटी भी कम नहीं होनी चाहिए और हमारा जो कॉस्ट है वो भी हमेशा ही कम आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसे परमानेंट कहा गया है और ऊपर वाले को टेम्पररी कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हो पिज़्ज़ा का। नाउ सेलिंग बिलो वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, ठीक है, पूछा भी गया था कि
सेलिंग प्राइस जब हमारा वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे हो जाता है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है भाई किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो हमारा कॉस्ट लगा है, मीन्स जो आपको, जो सेलर को एक कॉस्ट लग रहा है, उससे भी नीचे जब आप सेलिंग प्राइस रख देते हो, आपको 100 रुपये लगाए, ठीक है, आपने एक शूज़ बनाया, उसका कॉस्ट आपको 100 रुपये है, लेकिन आप मार्केट में उसे 80 रुपये बेच रहे हो, तो ये कब कब होता है, ठीक है, कब कब ऐसा कंपनी करती है। Entering a new market when a company wants to introduce its product in a new area where competitors are already strong, it might sell at a very low price to attract customers। देखो, अगर हम किसी न्यू मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पर मुझे कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ना है। इसी वजह से मैं वहाँ पर क्या करूँगा, कम से कम प्राइस रखूँगा ताकि मेरे कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट हो। तो मैं क्या करूँगा, सेलिंग प्राइस जो है वो वेरिएबल कॉस्ट से भी कम रख सकता हूँ। Out competitors, sometimes a big company lowers its price below cost to force smaller competitors आउट ऑफ द मार्केट। कहने का मतलब है कि अपने मार्केट से, मतलब अपने कंपटीशन से कुछ लोगों को निकालना। मतलब जैसे जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो अगर अपना प्राइस गिरा देंगे तो लोग उनकी तरफ ज़्यादा भागेंगे, वो ब्रांडेड है उनकी तरफ ज़्यादा भागेंगे कम पैसों में ब्रांड चीज़ लेने के लिए। इससे जो स्मॉल कंपटीटर्स होते हैं वो मार्केट से भगा दिए जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। Disposing of perishable goods for products like milk, vegetables, flowers that will spoil quickly, it is better to sell them for any price। क्या होता है ना कि मान लो मेरी दुकान में अगर मिल्क रखा हुआ है, वेजिटेबल्स रखे हुए हैं, फ्लावर्स रखे हुए हैं, तो ये रखे रखे भले ही सड़ जाएं, ठीक है, मतलब सॉरी, ये रखे रखे सड़ ही जाएंगे कभी ना कभी। तो इससे बढ़िया इनको जिस प्राइस में मिल रहा है, जो प्राइस मिल रहा है, इनको निकाल के बाहर करो, ठीक है। लॉन्चिंग अ लॉस लीडर। Launching a loss leader. A store might sell one popular item below cost just to bring customers inside the shop, hoping they will buy other high profits like chocolates। कहने का मतलब है यहाँ पे बोला गया है कि कंपनी क्या करती है, मान लो स्टोर क्या कर सकती है कि कोई एक प्रोडक्ट होगा जो उसने होल्डिंग पे लगा रखा होगा, उसको भले ही ये वेरिएबल कॉस्ट से कम का बेचेगी, लेकिन जैसे ही कस्टमर अंदर जाएगा ये सोच कर के मुझे सारा सस्ता ही मिलेगा, वो बाकी जो कॉस्ट होंगे, बाकी जो चीज़ों की जो प्राइस होगी वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, उससे काफ़ी ज़्यादा हाई प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। क्लोजिंग डाउन अ डिपार्टमेंट। इफ़ अ कंपनी शटिंग डाउन अ स्पेसिफिक ब्रांच और प्रोडक्ट लाइन, दे सेल द रिमेनिंग स्टॉक एट अ क्लियरेंस प्राइसेस जस्ट टू गेट वॉट एवर कैश दे कैन। कहने का मतलब अगर किसी तरीके का ब्रांच या डिपार्टमेंट क्लोज कर रही है कंपनी, तो उस समय पे सोचती है कि जितना है ना मेरे पास उसको निकालूँ मैं, ठीक है, जिस प्राइस में मिल जाए उसको निकालो। मेंटेनिंग लेबर स्टाफ। इन सम इंडस्ट्रीज कीपिंग द फैक्ट्री रनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट। ठीक है, कहने का मतलब है कुछ कंपनीज में होती हैं कि भाई वहाँ पर कंपनी चलाना होता है, प्रॉफिट हो चाहे ना हो, आपको कंपनी चलाना है तो कुछ तो कैश हाथ में आना चाहिए। तो अपने प्रोडक्ट को आप सेलिंग प्राइस के नीचे भी बेच देते हो, वेरिएबल कॉस्ट के नीचे भी बेच सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और हाँ ये समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल आर द मोस्ट कॉमन टूल्स फॉर कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल के लिए दो टूल्स हैं हमारे पास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही हम पढ़ चुके हैं, हम ये वाला पढ़ते हैं। कॉस्ट रिडक्शन के लिए क्या है, वैल्यू इंजीनियरिंग एंड जस्ट इन टाइम आर पावरफुल टेक्निक्स फॉर कॉस्ट रिडक्शन। Value engineering involves looking at the product design to see if any expensive part can be replaced with a cheaper but equally good alternative without losing quality। कहने का मतलब है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए एक बाइक है, ठीक है, मान लो एक बाइक है, यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर मैं क्या देखूंगा, मान लो मैं एक इंजीनियर हूँ, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि इस बाइक में कौन सी ऐसी एक्सपेंसिव पार्ट है, कौन सा ऐसा सबसे महंगा पार्ट है जो इस बाइक की कॉस्ट को बढ़ा दे रहा है, ठीक है, जो बाइक की कॉस्ट को मेरे को ज़्यादा पड़ रही है। 1000 रुपये में बाइक मेरे को कैसे पड़ रही है, कौन सा ऐसा पार्ट है। फिर मैं नोटिस करूँगा कि जो टायर है ना, टायर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसमें इसका कॉस्ट मुझे सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। तो उस चीज़ को एनालाइज करना, उस चीज़ को देखना कि भाई ये टायर को मैं कैसे एक चीपेस्ट अल्टरनेटिव में बदल सकता हूँ। क्वालिटी भी कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं 500 रुपये के टायर क्यों लाऊंगा, ठीक है, मैं इतना एक्सपेंसिव टायर क्यों लाऊंगा। हो सकता है मेरे को कोई बढ़िया सा टायर मिल जाए 50 रुपये में मार्केट में, क्वालिटी भी कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन चीपेस्ट अल्टरनेटिव आपको फाइंड करना होगा ताकि आपको कॉस्ट कम पड़े और मार्केट में उतने का ही बिके, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जस्ट इन टाइम इज अ टेक्निक वेयर अ कंपनी ऑर्डर्स रॉ मटेरियल only when they are actually needed for production. This permanently reduces the इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। कहने का मतलब है कि इस प्रोसेस के अंदर होता है कि कंपनी तभी रॉ मटेरियल से मंगाती है जब सही में उसे प्रोडक्शन करना होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इन्वेस्टमेंट कैरिंग कॉस्ट, यानी जब आप इन्वेंट्री, आप जो इन्वेंट्री मेंटेन करके रखते हो उसको कैरी करने का कॉस्ट है आपके ऊपर नहीं पड़ता है, ठीक है।
तो ये दो प्रोसेस भी थे, ये हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एज अ डिवाइस फॉर कंट्रोल। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम वेयर स्पेसिफिक मैनेजर आर गिवन अथॉरिटी ओवर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बिजनेस। कहने का मतलब है अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग सेंटर्स को, सॉरी, अलग अलग सेंटर्स बनाए जाते हैं, यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस बनाए जाते हैं और अलग अलग मैनेजर्स को वहाँ पे काम असाइन कर दिया जाता है, एलोकेट कर दिया जाता है। बाय डूइंग दिस द कंपनी कैन ट्रैक हु इज़ परफॉर्मिंग वेल एंड हु इज़ नॉट। अगर पूरा मिक्सअप रहेगा, ठीक है, कोई भी मैनेजर किसी भी प्रोजेक्ट में कूद जा रहा है, उस समय पर क्या होगा, मान लो प्रॉफिट भी होगा तो किसी एक को अप्रिसिएट नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर सोचेंगे कि सब ने मिलकर काम किया है, किसी एक के परफॉर्मेंस को नहीं ट्रैक कर पाएंगे। बट अगर मैं सेक्शंस यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा, डिपार्टमेंट्स बना दूंगा, यहाँ पर सेंटर्स बना दूंगा, तो ये सब लोग अपना अपना काम करेंगे और जिसने परफॉर्मेंस अच्छा किया मैं उसे अप्रिसिएट कर सकता हूँ। ठीक है, इट एक्ट एज अ कंट्रोल डिवाइस बिकॉज इट कंपेयर्स व्हाट वाज प्लान्ड विद व्हाट एक्चुअली हैपेंड। ठीक है, क्या प्लान था और क्या हो रहा है, इस पे कंट्रोल कर सकता है। इफ देयर इज अ बिग डिफरेंस द स्पेसिफिक मैनेजर इज हेल्ड अकाउंटेबल विच फोर्सेज एवरीवन टू बी मोर केयरफुल विथ रिसोर्सेज। कहने का मतलब है कि मान लो मेरे पास 4 डिपार्टमेंट है, A B C D। ठीक है, चारों के अलग अलग मैनेजर्स हैं और चारों के अलग अलग मैनेजर्स के अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मान लेते हैं ए का जो डिपार्टमेंट है वो प्लान्ड आउटपुट से कम प्लान कर रहा है, मतलब प्लान्ड आउटपुट से कम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, या फिर प्लान्ड कॉस्ट से ज़्यादा कॉस्ट लगा रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हमने वहाँ पे समझा था। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स वही है कि हम अपने छोटे छोटे सेंटर्स या छोटे छोटे सेक्शंस में बांट देते हैं। ठीक है, और अलग अलग मैनेजर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स देख लेते हैं एक बार। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। दिस मैनेजर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, कॉस्ट सेंटर का मतलब है यहाँ पर एक मैनेजर एलोकेट कर दिया जाएगा जो भाई सिर्फ कॉस्ट को देखेगा, एक्सपेंसेस को देखेगा। दे डोंट जनरेट रेवेन्यू, वो रेवेन्यू का मतलब नहीं है, रेवेन्यू से उसे मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ किसको देखेगा? कॉस्ट को, एक्सपेंसेस को यहाँ पर कंट्रोल करेगा, देखेगा। रेवेन्यू सेंटर, द मैनेजर इज ओनली जज्ड ऑन हाउ मच दे सेल, नॉट द प्रोडक्शन कॉस्ट। कहने का मतलब है कि ये मैनेजर सिर्फ, इस मैनेजर से आप तभी सवाल पूछ सकते हो कि भाई आपने कितना बेचा, ठीक है, कितना नहीं बेचा, सिर्फ इन टॉपिक्स पे। प्रोडक्शन कॉस्ट से उसका कोई रिलेशन नहीं है। सेल्स टीम, जैसे सेल्स टीम इसके अंदर रहती है। प्रॉफिट सेंटर, दिस मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यूज। देयर गोल इज टू मैक्सिमाइज द गैप बिटवीन द टू। कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। ठीक है, मतलब कॉस्ट भले ही 100 रुपये हो तो रेवेन्यू कम से कम 1000 रुपये होना चाहिए। समझ में आया? याद रखना, मैक्सिमाइज करना होता है गोल प्रॉफिट सेंटर का, यहाँ पे जो मैनेजर दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट सेंटर, दिस इज द हाईएस्ट लेवल, द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट, रेवेन्यूज एंड ऑल्सो डिसाइडिंग वेयर टू इन्वेस्ट मनी। ठीक है, तो ये मैनेजर था, ये कॉस्ट पे भी ध्यान देता था और रेवेन्यू पे भी, लेकिन ये लास्ट वाला है, ये कॉस्ट पे भी दे रहा है, रेवेन्यू पे भी दे रहा है और ये भी डिसाइड कर रहा है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास 2 मेथड हैं, उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाएंगे। याद रखना, न्यूमेरिकल्स के लिए अलग वीडियो है जो अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी इसी वीडियो के जस्ट बाद। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल की वीडियो है जो कि आपका लगभग 40 मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर आप थ्योरी भी अच्छे से कर लेते हो, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा आपका। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड क्या होता है? ठीक है, एक्सप्लेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, रेजिडुअल इनकम मेथड यूज फॉर डिविजनल परफॉर्मेंस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Return on investment is the most common way to measure how effectively a division uses its asset to generate profit। ठीक है, मान लो मेरा बिजनेस जो है डिफरेंट डिविजन्स में बटा हुआ है। ठीक है, डिफरेंट स्टोर्स में बटा हुआ है, तो मैं ये देखूंगा किस तरीके से वो अपने एसेट्स को यूज़ कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। वही हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। It expressed as a percentage. The formula is simple. You divide the division's profit by the total assets investment use। ठीक है, जितना भी उसका प्रॉफिट होगा उसे हम टोटल एसेट से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कौन सा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। द हायर द परसेंटेज द बेटर द डिवीजन इज परफॉर्मिंग। जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा माना जाएगा। इट इज़ द ग्रेट फॉर कंपेयरिंग 2 ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट साइजेस बिकॉज इट स्टैंडर्डाइज्ड परफॉर्मेंस इनटू अ रेशियो। कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा परसेंटेज बढ़ेगा उतना ज़्यादा इंप्रूव होगा। ठीक है, उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूव। और यहाँ पे 2 बड़े बड़े ब्रांचेस जो कि डिफरेंट हो उनको कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं रेसिडुअल इनकम पे। आप एक बार रियल लाइफ एग्जांपल पढ़ लेना, बहुत ही बेसिक लेवल में लिखा हुआ है मैंने।
इट मेजर्स परफॉर्मेंस इन एब्सोल्यूट डॉलर्स रेदर देन परसेंटेज। वो यहाँ पर परसेंटेज में काम करता है, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये काम करता है यहाँ पर एब्सोल्यूट डॉलर्स में, सिर्फ डॉलर्स की बात करेगा ये, ठीक है। कैलकुलेट द प्रॉफिट लेफ्ट ओवर द सब्ट्रैक्टिंग द मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न। अ कंपनी यूजुअली एक्सपेक्ट इट डिवीजन टू अर्न एट लीस्ट अ सर्टन परसेंटेज। देखो यहाँ पर मैं आपको ईजी लैंग्वेज में बताता हूँ कि यहाँ पर देखो, मान लेते हैं कि एक कंपनी है जिसको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न मतलब मिनिमम इतना तो रिक्वायर्ड ही है कि इतना रिटर्न मिलना चाहिए, तो इसका था 10,000 रुपये, ठीक है, मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न। तो ये कहता है कि भाई 10,000 को इसमें से माइनस कर दो, ठीक है, जितना प्रॉफिट बचा वही तो रेसिडुअल है, ठीक है, जितना प्रॉफिट बचा वही तो यहाँ पे रेसिडुअल है, कितना पैसा आप अपने पास बचा के रखते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये है इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, हर चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ ऐसा नहीं है जो यहाँ पर छूट गया है। इन्वेंट्री टर्नओवर अ रेशियो दैट शोज हाउ मैनी टाइम्स अ कंपनी हैज सोल्ड एंड रिप्लेस्ड इट्स स्टॉक ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड में कितने टाइम्स कंपनी ने अपने इन्वेंट्री को सोल्ड किया है और रिप्लेस किया है, वो बताता है हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो आपका थियोरेटिकल पार्ट सारा कंप्लीट हो चुका है। अगर कुछ बचता है, ठीक है, कुछ भी बचता है तो मैं आपको व्हाट्सअप पे और टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, दोनों ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इसके बाद जस्ट आप न्यूमेरिकल वीडियो देखना ना भूलें। देखो न्यूमेरिकल में कितना पार्ट है, न्यूमेरिकल में हमारे पास बहुत ही कम पार्ट है, बहुत ही इजी पार्ट है, आप आराम से समझ जाओगे, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि न्यूमेरिकल देख के जाएँ, ठीक है। ये देखो सारे क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल के, अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यार शेयर कर देना अपने दोस्त